नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। दूरदर्शन उत्तराखंड के शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शाबाश उत्तराखंड के लिए आज हम आपको 25 वर्षीय दिव्य ज्योति बिजलान से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसने पिछले माह क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जहां 198 देशों के प्रतिनिधियों ने मौसम परिवर्तन को लेकर मंथन किया है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के पुरोला की दिव्य ज्योति बिजलान आज हमारे साथ है। दिव्य जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम शाबाश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो कहाँ से शुरू करें? इस छोटी सी उम्र में आपने इस तरह का बड़ा एक अचीवमेंट किया है, देश के नाम किया है, और ये कहें हम कि पहाड़ के सुदूरवर्ती गांव पुरोला से आप आते हैं, पोरा से आप आते हैं, तो ये किस तरह की पढ़ाई की आपने? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने बताया कि मैं जिला उत्तरकाशी के ग्राम पोरा की निवासी हूँ। हाँ जी। और मेरी शुरुआती शिक्षा तो शिशु मंदिर से शुरू हुई और आज भी मेरे गुरुजी हैं श्रीमान अष्टम सिंह अशवाल जी, वो मेरे पहले गुरु थे। उसके बाद स्कॉलर बाल विद्या मंदिर में मैंने इंग्लिश मीडियम जाने के लिए प्रवेश किया। फिर 8वीं तक की शिक्षा मेरी जीनियस पब्लिक स्कूल में हुई। उसके बाद 9 से 12 तक मैंने देहरादून के सेंट जूस स्कूल में अपनी हाई स्कूल और इंटर किया। उसके बाद मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी के लिए हुआ था, बट क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से आती थी, बहुत पिछड़े क्षेत्र से आती थी, तो घर वालों में एक झिझक थी कि हम इतने दूर कैसे भेजेंगे। तो उस साल फिर मैंने DU से ना करके श्री गुरु राम राय PG कॉलेज से मैंने अपना बैचलर सोशोलॉजी से किया, देहरादून से। हाँ जी। फिर मेरे मन में था कि अब मुझे DU तो नहीं जाने दिया, मैं इससे भी आगे जाऊँगी, मतलब मुझे बहुत जिद थी। तो फिर 2020 में मैं दिल्ली गई थी UPSC की प्रिपरेशन के लिए। उस दौरान फिर मैं अपने कुछ मुझे प्रिपरेशन करनी थी, बट ऐसा मेरा कोई बहुत बड़ा एम नहीं था कि नहीं होगा तो आई विल वेस्ट माई 3-4 ईयर्स टू दिस। तो लेकिन मैंने प्रिपरेशन करी। उसी साल मेरा 20 में, क्योंकि ग्रेजुएशन कोविड आ गया था, कंप्लीट होने वाला था, मैंने टिस का एग्ज़ाम दिया और मेरा टिस नेट क्वालिफाई हो गया। तो फिर मैं डायरेक्टली अपना मास्टर्स करने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज चली गई। वहाँ से मैंने एनवायरनमेंट के अंदर अपना स्पेशलाइजेशन लिया सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नेंस में। तो उसके बाद से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। बेसिकली अगर मैं आपको एनवायरनमेंट की अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने अपने बैचलर्स के दौरान HESCO, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जी की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से शुरुआत करी थी। मेरी इंटर्नशिप उनके साथ हुई थी। तो पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे मैं उनके लेख पढ़ के, उनके साथ बैठ के, मतलब वो मेरे पहले मेंटर हैं इन दिस फील्ड, उनके साथ शुरुआत हुई। फिर जब मैं टिस गई तो टिस का हमारा 1 ईयर एकेडमिक कोर्स रहता है, लेकिन 1 ईयर हमें ऑल ओवर इंडिया के वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के साथ रहना होता है। अच्छा। जिसमें मैंने कोरापुट की कोई कम्युनिटी के साथ काम किया, मैंने केरला के कुडुमश्री में काम किया। उसके बाद फिर मैंने उत्तराखंड के लाइवलीहुड मिशन में भी काम किया। ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस देश के 26 राज्यों में ट्रैवल कर पाई और उनके डिफरेंट कम्युनिटीज़ से इंटरेक्ट कर पाई। और फिर उसके आगे की जर्नी, मेरा प्लेसमेंट हुआ विद द हंस फाउंडेशन। मैंने अपने मास्टर्स के बाद ज्वाइन किया। फॉरेस्ट फायर प्रोजेक्ट मैंने उत्तराखंड में देखा, जिसमें मुझे टिहरी जिला मिला। और फिर अब करंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। क्या बात है। लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ये किस तरह का, मतलब ये ऐसा कैसे टर्निंग पॉइंट आ गया कि आप जलवायु परिवर्तन पे ही बात करेंगे, काम करेंगे, या पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसको हम जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं बचा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं? हाँ जी। तो बेसिकली जब मैंने हंस फाउंडेशन के साथ अपना प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन फॉरेस्ट फायर प्रोजेक्ट शुरू किया, तो मुझे जौनपुर जाने का मौका मिला। और वहाँ पे एक भटोली गांव है, तो और जाखनी धार का एक तुंगभंडार गांव है। तो मेरे को ऐसे फील्ड विजिट करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ गई। तो मैं वहाँ की महिलाओं से मिली। मेरा जो आप पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ से आया, एनवायरनमेंट को लेके हमेशा रहता था कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, कैसा क्लाइमेट बढ़ रहा है, व्हाट वी कैन डू इन ऑर्डर टू कर्ब ऑल ऑफ दिस। लेकिन जो मेरी एक ललक थी कि आई शुड पुट ऑल ऑफ दिस ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये बात सुनी जाए। तो फिर मैं वहाँ महिलाओं से मिली और वो मुझे आज भी याद है, वो मुझे 2 साल पहले की बात है, वो मुझे ले गए भटोली के ऊपर एक जंगल है बांज का। वो उन्होंने कंजर्व करके रखा है। उन्होंने कहा हम आपको दिखाना चाहते हैं। कोई भी आता है ना मैडम, वो नीचे से वापस चला जाता है, कहता कौन चढ़ेगा, फोटोग्राफ मंगा लो कि कैसा जंगल है, हम उस जंगल के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे देखना है। तो मैं उनके साथ गई और उन्होंने मुझे बोला मैडम ये जंगल नहीं है, ये हमारे पाले हुए बच्चे हैं। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी। और बोलते हैं कि
अगर आप चाहें तो देखना कुछ आप कर सकती हैं। तो मैं ऑफिस आई, मैंने अपने ऑफिस में बात रखी कि ऐसे ऐसे देयर आर मेनी वुमेन। तुंग भंडार में हमारी काफ़ी महिलाएं हैं, उनका भी मुझे सौभाग्य मिला। तुंग भंडार जाखनीधार में है। हाँ जी, तो वहाँ भी मुझे देखना, उन्होंने भी वहाँ पे जो है ओक के फॉरेस्ट कंजर्व करे हुए हैं, तो मुझे वहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो महिलाएं हमेशा मुझे कहती हैं, मैडम ये जंगल नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने इनको बहुत बचपन से पाला है। तो फिर मैं गई, मैंने अपने ऑफिस में कम्युनिकेट किया कि हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र, इस हिमालय को बचाने के पीछे जिनका हाथ है, उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो ये बात सुनी गई डेफिनेटली, और उन्हें राज्यपाल से फिर सम्मानित किया गया हंस फाउंडेशन के थ्रू बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दैट फॉरेस्ट। तो मेरा ऐसा था कि ऐसे तो मतलब मेरे घर में भी, क्योंकि मैं तो एक खुद ही पर्वतीय क्षेत्र से आती हूँ, मेरे नाना नानी अभी भी किसान हैं, तो मेरी नानी खुद किसानी करती हैं। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पीठ तले, जिनके मतलब संरक्षण में ये जंगल, ये पहाड़ पनपे हैं। तो यूनाइटेड नेशन में भी मेरा जाने का और माउंटेन कम्युनिटीज़ के बारे में बात करने का ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था। बिल्कुल। तो हम पहले बता चुके हैं कि आपने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, और बेसिकली ये है कि आपने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ किया, और आप अकेली एक ऐसी नौजवान थी कि जिसने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पर जो ये COP और COY है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे दर्शक जानेंगे कि COP है क्या चीज़। हाँ जी, COP इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसकी शुरुआत 1992 में, जहाँ मैं इस बार गई थी ब्राज़ील में, वहीं के रियो डी जेनेरो से करी गई थी। अच्छा। ये सम्मेलन इसलिए गठित हुआ क्योंकि उस समय साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी कि जो पूरा विश्व है वो जलवायु संकट की कगार पे खड़ा होने वाला है आने वाले 10 से 20 सालों में, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं। इसके लिए जो भी डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको साथ आकर रणनीतियां बनानी है और एक दूसरे को फंड करके या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करके सहायता करनी है, ताकि हम इस संकट से अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचा सकें। उसके तहत 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। 1995 में फर्स्ट कॉप जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ जर्मनी के बर्लिन में। अच्छा। जहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो भी पार्टी सिग्नेटरी टू UN है या जो भी इसे ज्वाइन करना चाहता है, उस देश के लोग पर्यावरणविद या जो जलवायु को लेकर के एक्टिविटिस्ट हैं वो आए, अपने देश की प्रॉब्लम्स बताएं और आपस में कोलैबोरेशन करके एक दूसरे की सहायता करें। अच्छा। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ अभी कुछ सालों पहले शुरू हुआ। युवाओं ने ये डिसाइड किया, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के, कि जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें हमारी भागीदारी अहम हो। क्योंकि तो आपने दोनों जगह पार्टिसिपेट किया? यस। और COP20 से मैं इंडिया से इकलौती डेलीगेट थी। COP30 में तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन COP20 से मैं अकेली डेलीगेट थी। और आई हैव दिस प्रिविलेज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द फ्रेमिंग ऑफ ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट, जिस ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट में ये बात दर्ज हुई कि वाकई में बहुत सारी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है हमारे क्लाइमेट गवर्नेंस में। थोड़ा और समझना चाहेंगे कि सिलेक्शन कैसे हुआ कि दिव्या कोई पुरोला से ढूंढ के लाएं? हाँ, इतना बड़ा देश है। यू आर राइट। ये जब हुआ, एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर भी, अब जब मैं आपको बता रही 2 साल पहले जब मैं भटोली गई तो मैं ऐसे सर्च कर रही थी वेयर आर द प्लेटफॉर्म जहाँ मैं ये इन कम्युनिटीज़ की बात रख सकूँ। तो मैंने अज़रबैजान बाकू में लास्ट ईयर हुआ, मैंने वहाँ के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। इस बार जब मैंने, क्या होता है COP20 के लिए एप्लीकेशंस फिल करते हैं, यो यूनाइटेड नेशन की यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है योंगो, वो एप्लीकेशन मांगता है। अच्छा। तो आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, उस एप्लीकेशन में ही आपका एक ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यू चलता है, लाइक वाई वी विल सेलेक्ट यू, आपने ऐसा क्या इस क्षेत्र में काम किया है कि हम आपको लें, और आप पर्यावरण या क्लाइमेट गवर्नेंस या क्लाइमेट सिक्वेस्ट्रेशन या क्लाइमेट क्रेडिट्स को कैसे देखते हैं। तो वो आधा घंटे वो ऑनलाइन चलता है, आपको उसमें रिवर्ट करना होता है, और वो मैंने सबमिट किया। बट मुझे बहुत कम होप थी, मैंने सोचा कौन ही मुझे लेगा, मैं मतलब इतने सारे लोग हैं। बट होपफुली 15 अक्टूबर को मुझे इन्विटेशन लेटर आया दैट आई एम द पार्शली फंडेड डेलीगेट फॉर द COI एंड COP एज वेल। तो फिर वहाँ से मतलब थोड़ा टफ था, बट ठीक है, आई मेड इट। आई ऑलवेज से गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, सब ट्राई करते हैं, बट आई गेस हिज ग्रेस इज अबव देन एनीथिंग एल्स। वैसे तो आपने देश के अलग अलग कोने घूमे हैं, लेकिन जब आप ब्राज़ील जा रहे थे तो घर से बोला नहीं कि वहाँ तो खतरा है, छोटी है अभी? हाँ, एक्चुअली बहुत, बिकॉज कैसे जाएगी? हाँ बिल्कुल, काफ़ी टेंशन थी। मतलब मेरे फादर काफ़ी वो रहते हैं इस चीज़ को लेके। मेरे फादर एक्चुअली मुझे हिम्मत देते हैं, लेकिन पता है मेरी मदर मुझे बहुत विनम्र रखती हैं। वो शी ऑलवेज कीप मी ग्राउंडेड कि दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ पार्सल, जाना होगा तो डेफिनेटली जाएगी, हम रोकेंगे लेकिन तब भी जाना होगा। बट हमेशा ध्यान रखना कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड। वापस अपने घर आना है तो
उससे जाओ, इस हिम्मत से जाओ कि मतलब आपको दोबारा सोचना ना पड़े, नहीं बिल्कुल हम साथ हैं, जाओ। टेंशन तो उनको कंटिन्यू चल रहा था, बट आई डोंट नो उनको भी इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो मुझे इतनी दूर भेज पाए। तो या मतलब मैं वही ना कि मुझे जाना था तो शायद मैं जा पाई। तो COP30 में आपने स्पेशली माउंटेन कम्युनिटी की बात की है, तो किस तरह की बात थी वो, किस तरह का अनुभव था? और आपकी बात वहाँ सुनी भी गई है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी है, ये माउंटेन कम्युनिटी है, क्लाइमेट चेंज या जितने भी जलवायु परिवर्तन के असर हैं या उसके फ़ायदे हैं, वो तो माउंटेन कम्युनिटी से ज़्यादा शायद कोई और समझता हो। यस। तो किस तरह का तो अनुभव था? एशिया पैसिफिक डेलीगेशन में पार्टिसिपेट करना वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे लगा मैं जाऊंगी, पार्टिसिपेट करूंगी, सुनूंगी और आऊंगी, बिकॉज ये स्टार्टिंग थी। बट फिर वन ऑफ माई फ्रेंड आयुष त्रिवेदी, आई मेंशन हिम हियर, वो योंगो का मेंबर है, ही इज माई जूनियर इन टिस एज वेल। अच्छा। तो ही आस्क्ड मी, एक दो दिन से हमारे डेलीगेशन चल रहे थे, ही सेड मी प्लीज कम एंड पार्टिसिपेट इन एशिया पैसिफिक डेलीगेशन, और जो भी आपकी बातें आप रखो, आई विल टेक यू। तो हम अंदर गए, मैं बैठी और फिर मैंने स्टार्ट किया दैट एवरीबडी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि आप बात करें, आप कहाँ से आते हैं एंड व्हाट पॉइंट यू आर ब्रिंगिंग, आप क्लाइमेट चेंज को सुधारने के लिए किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ क्लाइमेट फाइनेंस, वेदर इट इज़ क्लाइमेट जस्टिस, आप क्या बात करोगे। तो सबका मौका आया मेरे पे, फिर इट वॉज माई चांस टू स्पीक। आई सेड मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वो एक जगह नहीं है, दैट इज़ वेरी इमोशनल टू मी। उस पर्वतीय क्षेत्र से मैं खुद आती हूँ और मेरे वो जो महिलाएं वहाँ पर हैं, दे आर पार्ट ऑफ मी, वो उनका हिस्सा हूँ मैं। इफ़ आई एम सिटिंग हियर, तो मैं उन पर्वतीय क्षेत्र की सारी महिलाओं का पार्ट हूँ, जो भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फॉर दैट मैटर एनी माउंटेन कम्युनिटीज़ जो कहलाती हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में बात करने आई हूँ कि अगर हम बात करें पीने के पानी की, तो 40% पीने का पानी ये पर्वतीय समुदाय से, जो जिन्होंने ये नदियाँ बचा रखी हैं, जंगल, वहाँ से हमें मिलता है। अगर मैं बात करूँ ग्रीन कवर की, जो आज उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश हैं, दे आर रनिंग ऑन देयर ग्रीन कवर। ये कहाँ से आ रहा है? 70% ग्रीन कवर एंड इन द एंटायर ग्लोब इज बिकॉज ऑफ द माउंटेन कम्युनिटी। एंड देन 40% जो आप कह रहे हो कि कार्बन सिंक्स हैं, दीज आर द माउंटेन कम्युनिटी। इन्होंने जो जंगल संरक्षित किए, जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जिनका संरक्षण आज चल रहा है, की वजह से आप बोलते हो कि हमारे पूरे जंगल हरे भरे हैं, वो 40% कवर इसे मतलब इनकी वजह से ये है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उनके क्लाइमेट फाइनेंस की, वो कहीं पे 1% भी नहीं है, इट इज़ लेस देन 1% एट द ग्लोबल लेवल। सो इज दिस जस्टिस, इज दिस जस्टिफाइड? सो एवरीबडी लाइक यू नो क्लैप्ड इन द एंटायर रूम, एंड मेरा ऑलरेडी, मैंने बोला ओ माय गॉड दिस हैड हैपेंड, कि मतलब सब ने क्लैप किया कि दिस इज वेरी ट्रू। दीज आर द वल्नरेबल कम्युनिटीज, जिनकी वजह से जिन्होंने एक्चुअली लंग्स दिए हैं इस धरती को, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। अगर आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो आप यूथ को क्या मोटिवेशन दोगे कि वो कंजर्व करें उन जंगलों को? देयर इज नो मोटिवेशन लेफ्ट। तो इस तरीके से बात हुई, एंड दे सेड दैट डेफिनेटली इन द ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट वी विल कंसिडर, ऑब्वियसली दे कांट एक्सप्लिसिटली मेंशन माउंटेन, दे मेंशन वल्नरेबल कम्युनिटीज। देयर शुड बी वल्नरेबल कम्युनिटीज हु शुड बी पार्ट ऑफ द क्लाइमेट गवर्नेंस एंड क्लाइमेट फाइनेंस। सो या, तो ये जिस तरह का आपने वहाँ प्रेजेंटेशन किया है, और जो आप क्या वो जलवायु परिवर्तन की न्याय की जो आप बात करते हैं, वहाँ पर आपने स्पेशल जो प्रोजेक्ट वहाँ पर दिया, उस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार उसको स्वीकार कर रही है, या उसकी तरफ से आपको क्या रिकमेंडेशन आई है कि चलो दिव्या ज्योति बिजलान ने ये कहा है तो हम इस पर आगे कुछ काम करेंगे? Actually, government of India, I won't say it in that direction, because obviously अभी COP खत्म हुआ है, there are many recommendation coming in worldwide, किस कंट्री की क्या डिमांड्स थी, किस कंट्री के क्या नेगोशिएशंस थे। तो दिस इज़ अ प्रोसेस, ये चलता रहता है। फिर व्हेन समथिंग कम्स अप फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कि आपके देश से यहाँ के इस मेंबर ने इस बॉडी के थ्रू ये बात रखी थी एंड वी आर कंसिडरिंग इट, तो वो ऑटोमेटिकली ही किसी भी गवर्नमेंट को जो यूनाइटेड नेशन की पार्टी है या कॉप की सिग्नेटरी है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो अभी तो दिस इज ऑल इन प्रोसेस, आई कैन नॉट कमेंट कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल नॉट हैपन, सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको किस तरह की सीख मिली, और उसके कोई एग्जाम्पल हैं, आप इसको विस्तार से बता सकते हैं कि पहली बार इतने बड़ी इवेंट में जाना और हिमालय की बात करना, पहाड़ और पर्वत की बात करना, और बेसिकली जैसे आपसे सुनने को मिल रहा है कि आपने हिमालय की महिलाओं की बात की कि अगर हिमालय है तो महिलाओं से ज़्यादा वो प्रभावित है और महिलाएं हिमालय से ज़्यादा प्रभावित है। तो किस तरह का अनुभव रहा, और कैसी सीख, कौन सी सीख मिली आपको कि ये अब मैं अपने यहाँ जाकर के इसको आगे करेंगे? सबसे पहला,
आपका नेगोशिएशन जो स्किल्स है ना, मतलब इफ़ आई टेल यू इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशनल वे में अगर बोलूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट लर्निंग्स कि जो डेवलप्ड जो नेशन हैं वो हर बार क्यों पीछे हट जाते हैं किसी भी डेवलपिंग नेशन की हेल्प करने के लिए। इट इज़ बिकॉज जो वहाँ उनके यहाँ से जो युवा आ रहा है उसकी नेगोशिएशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। वो सामने वाले को कन्विंस कर दे रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। और शायद डेवलपिंग नेशंस में वो चीज़ें मैं कम नहीं बोलूँगी, वी आर डूइंग वेरी गुड, बट हमें शायद पर्सनली भी मैं ये अपने लिए फील किया कि आई शुड बी मोर गुड विद माई नेगोशिएशन स्किल, दैट आई शुड मेक द अदर पर्सन। अगर मेरे एक बार जाने से वल्नरेबल वर्ड इंक्लूड हो सकता है, तो शायद अगर मैं और प्रिपरेशन से नेक्स्ट ईयर आऊँगी तो क्या पता मेरी कम्युनिटी के लिए कोई स्ट्रैटेजिक फंड डेवलप करे यूनाइटेड नेशंस। सो दैट इज़ माई पर्सनल सीख थी, एक पर्सनल लेवल पे सीख थी मेरी कि आई शुड बी मोर गुड विद माई स्किल्स इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग विद द डेटा विच आई एम कैरिंग। क्योंकि बोला ये जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस और डेवलप नेशन बोलते हैं कि माउंटेन कम्युनिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बट कम डिले डज नॉट मीन डिनाइड। नो, अब कम है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दोगे ही नहीं। उस कम ने इतना संरक्षण करा, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी तो आप सोचिए वो क्या कर सकता है। सो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन स्किल्स पे आई वांट टू वर्क ऑन। आई वांट टू वर्क ऑन माय डेटा एस्पेक्ट कि मुझे कितना डेटा इनकलकेट करना है। आई वांट टू वर्क विद द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल कि एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द कंट्री, विद द पीपल इटसेल्फ। और पर्सनली भी काफ़ी सीख थी बिकॉज मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। मैं यहाँ से दोहा से फिर मेरी फ़्लाइट थी साओ पोलो ब्राज़ील के लिए। मैं साओ पोलो उतरी, वहाँ पे पोर्टुगीज़ बोलते हैं एंड कम्युनिकेशन स्किल मैं उन्हें बता नहीं पाई कि दैट इज़ माई गेट, आई हैव टू गो। मेरा बैग लेट हो गया है, लैंग्वेज का भी। यस। और फिर इतना ज़्यादा घबराहट हो गई, मुझे लगा मैं इतनी दूर आई हूँ, आई डोंट नो एनी वन हियर। मैं मतलब मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है। फ़्लाइट इज़ सो कॉस्टली बिकॉज एवरीबडी वॉज गोइंग टू बेलम, तो फ्लाइट ऑलरेडी रेस थे फ्लाइट के टिकट्स। तो मुझे फटाफट इतना टेंशन हो गया उस समय, बट देन आई रिलैक्स्ड। आई एम लाइक ओके फाइन, लेट दिस फ्लाइट गेट मिस्ड, आई विल गो टू द पीपल एंड मैं उनसे बात करूँगी। कतर एयरवेज से मैं गई थी। अच्छा, वो मिले, बहुत ऐसा काफ़ी फेस था। मैंने बोला मैं इतनी दूर तो आ गई हूँ, बट तो ये भी है कि मतलब पता है एक लड़की एक महिला होने का ये भी होता है कि आप थोड़े डर जाते हो, स्कैर्ड हो जाते हो, बट नहीं, अगर आपकी नियति अच्छी है ना, मतलब नियत अच्छी है तो आपकी नियति विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो मतलब ये था कि हाँ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट थी, आई एम हियर फॉर अ गुड वर्क, तो गॉड कैन डू दिस, मुझे थोड़ा हिम्मत रखनी है। फिर मेरे को जाना था साओ पोलो से बेलम इन 3 घंटे, लेकिन मैं साओ पोलो के दूसरे ही कोने पे चली गई ब्राज़ील के एल सल्वाडोर। आई हैव टू वेट देयर होल नाइट क्योंकि कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती थी। फिर आई वेटेड देयर होल नाइट, देयर वाज नो पॉट्स क्योंकि पूरे भरे हुए थे बिकॉज ऑफ कॉप्स। तो मैं पूरी रात एक एयरपोर्ट के अंदर एक कैफ़े था उसकी चेयर पे थी बिकॉज आई वॉज अलोन, मेरे साथ कोई था नहीं। फिर मैं पूरी रात काटी मैंने। नेक्स्ट डे फिर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने सेम जगह जाना था, फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी टू बेलम। तो फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली इट वाज अ वेरी वेरी एनरिचिंग एंड वेरी ऐसी जर्नी थी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या बात है, ये भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट था। हाँ जी डेफिनेटली। लेकिन जैसे हमने आपके बहुत सारे वीडियो भी देखे ना कि पिरूल पे आपने बहुत सारा कमेंट भी किए है, वीडियो भी बनाई है। आपको लगता है कि पिरूल यहाँ की आजीविका, क्योंकि आपकी लाइवलीहुड आपका सब्जेक्ट भी है, पिरूल उत्तराखंड के लोगों की आजीविका का साधन बन सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली। पिरूल पे मैंने एक कॉय में ही हमारा एक हुआ था पिच डेक करके। अच्छा। कि अगर आपके उसका मेरे पास पढ़ा भी है डेटा, अगर आपके कंट्री में कोई ऐसी चीज़ है जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है तो आप उसके बारे में आके बताएं, ताकि अगर कोई और इंटरेस्टेड हो आपको कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वेदर टेक्निकल, फाइनेंशियल, तो वो करेगा। तो मैंने उस पिच डेक में पिरूल को लेके ही बात करी। हाँ, वो थोड़ा क्या है? हाँ। कि हाउ पिरूल इज़ अ बून फॉर द स्टेट लाइक इन उत्तराखंड। आप उसको गलत डायरेक्शन में मत लो, इट इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर। आप उससे कोल बना सकते हो, आप उससे ब्रिकेट्स बना सकते हो। हमने ना एक्चुअली हंस फाउंडेशन की हमारा प्रोजेक्ट है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, उसमें ट्रायल भी करे हैं। अच्छा। हाँ, वी हैव ट्रेंड अवर वॉल्टियर्स। हाँ, जीबी पंत में हमारी ट्रेनिंग थी कि वो पिरूल को आप कैसे सैंड उसमें मिक्स करो, उसको थोड़ी देर एक पिट बना के उसमें रखो एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ब्रिकेट्स। अच्छा। और वो जलता है। आप क्या करो, उसको चूल्हे में डालो, वो ब्रिकेट्स जो आपने पिरूल से बनाए हैं, इट इज़ ऑल गुड। अब वो कोल की तरह काम कर रहा है। सो पिरूल हैज़ बिन दिस काइंड ऑफ अ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट। तो इफ स्टेट लाइक उत्तराखंड, वी आर वेरी रिच इन, हमारे पास पूरे चीड़ के जंगल हैं, वी आर वेरी रिच इन दैट। अगर एक पॉलिसी बनती है और उस पॉलिसी को, मतलब पर्सनली आई फील नॉट जस्ट पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन पे अगर ध्यान दिया जाए कि वो कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द पीपल, तो आई थिंक हम पिरूल से एक बहुत अच्छी इकोनॉमी अपने ग्रामीण लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं।
तो उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा तो बहुत दिक्कत आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है या इंडिविजुअल कोई कर सकता है, ऐसा कुछ है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में बताया होगा? मैंने एक्चुअली जो पिरुल को लेके मेरा जितनी स्टडी है एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न, वी कांट गो फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास पैसा नहीं है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, व्हाई आरंट यू स्टार्टिंग इट एट अ पायलट बेसिस? मतलब कहाँ पे ये ऐसा लिखा गया है कि आप बड़ी बड़ी फर्म्स लगा दो? आप पायलट बेसिस पे स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल हंस फाउंडेशन एकमात्र स्वयंसेवी संस्था है, उसने जब लोगों को ट्रेन करा, एक्सपर्टीज़ लिए FRI से, GBPI से, और ट्रेन करके फिर सिखाया कि आप ब्रिकेट में कैसे कन्वर्ट करो। तो ऐसे ही अगर आप तो पूरे उत्तराखंड में, आप उत्तराखंड लेवल पे ये शुरू कर दो, मास्टर ट्रेनर्स बुलाओ, लोग ग्रामीणों को गांव में ही आप वो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो। और ये तो आप गांव लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो कि शादियां हो रही हैं, मत लकड़ियां जलाओ, मत कोयले जलाओ, आप पिरुल से जो ब्रिकेट बनाए उन्हें जलाओ। तो व्हाट इज़ बैड इन दैट? क्या बात। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, व्हाई आरंट यू स्टार्टिंग इट एट द रूरल लेवल? सो या, पर आपका सब्जेक्ट लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ रहता है। और आज जब हम उत्तराखंड की बात करें या हम इंडिया के 11 स्टेट की बात करेंगे, जो 11 राज्य हमारे हैं, जो हिमालय राज्य हैं, यहाँ पर मौसम जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके कुछ कारण आप बता सकते हैं कि अगर ये कारण न हो तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों में सुरक्षित रह सकते हैं? कारण इज़ अ वेरी अम्ब्रेला टर्म, बिकॉज कारण ही कारण है। Everybody is current to climate change, whether it's people, whether it's government, whether it's anyone, like I'll say anyone. क्योंकि अगर आप कंक्रीटाइजेशन पे फोकस करते हो कि आप बिल्डिंग्स बना दो, आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दो, तो आप उत्तराखंड इज ऑलरेडी इन जोन 5 ऑफ द अर्थक्वेक, तो आप ऑलरेडी ही एक सेंसिटिव एरिया को और सेंसिटिव कर रहे हो। और When I say this, I feel very bad, क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तराखंड जैसा संवेदनशील राज्य, आप उस पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करो, आप पेड़ काट रहे हो, तो मतलब दिस इज़ ऑल इनसेन। बट अनदर साइड मुझे क्या लगता है कि जैसे लोगों की मानसिकता है कि मनाबत, फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विद दिस, कि कूड़ा आप जा रहे हो गाड़ी में, आपने कूड़ा फेंक दिया, देन यू आर सेइंग धामी सरकार कुछ नहीं कर रही है। धामी सरकार इज टेलिंग यू टू थ्रो दैट डस्ट आउट। क्या कोई गवर्नमेंट आके आपको बोल रही है? बिल्कुल। बेसिक सिविक सेंस। आपके गांव में कोई व्यक्ति आके कोई कटान शुरू कर रहा है, कोई इमारत बना रहा है, गांव वालों को पता, अगर गांव के 4-5 मुखिया मिलके उसकी बातों में आके बिक गए तो इसमें सरकार का क्या फॉल्ट है? मतलब हमको खुद तैयार होना है। एग्जैक्टली। व्हाई आई एम सेइंग दिस, जब मैं केरला में थी, आई हैड माय दिस इंटर्नशिप विद कुडुमश्री, तो हम एक हॉस्पिटल के विजिट पे गए। अच्छा। तो देयर वाज दिस डॉक्टर इनसाइड, तो हमने ऐसे बोला, वी वर वेरी फ्रैंक, क्योंकि 15-20 दिन हो गए थे, तो हम उनसे फ्रैंक हो गए। शी वाज गायनेकोलॉजिस्ट। हमने बोला मैम थोड़ा चलते हैं ना, खाना वाना खाते हैं। बोलते हैं आई कांट गो, 1 से 2 मेरा लंच है, आई कांट गेट आउट ऑफ माई रूम आफ्टर 2, मुझे 2 पे यहाँ होना है, अदरवाइज पीपल आउटसाइड विल स्टार्ट स्क्रीमिंग। क्या बात। बिकॉज दे नो कि हमारे अधिकार क्या है। और हम OPD की पर्ची में 5 रुपये लगता है, हम 6 नहीं देंगे, बिकॉज दैट इज अवर राइट। जब सब 5 दे रहे हैं, कोई 6 दे ही नहीं रहा है, तो हाउ विल करप्शन स्टार्ट? सो यू नो, आप समझ रहे हैं कि इसकी जड़ कहाँ है? सो इट इज़ नॉट अबाउट कि कोई क्या कर रहा है, कोई आप क्या कर रहे हैं। लुक एट यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सुनी नहीं जा रही है, तो आई विल फाइंड आउट द ऑप्शंस कि मैं कहाँ पे जाके ये बात रखूँ कि वाई माई माउंटेन कम्युनिटीज मैटर। तो मैं रास्ते ढूंढूंगी ना, इफ इतनी मुझे टेंशन हो रही है। एंड मुझे रास्ता मिला बिकॉज आई सो वॉन्टेड कि आई वॉन्ट टू गो एट सम प्लेटफॉर्म्स। ओके, यहाँ नहीं कोई सुन रहा है, वहाँ नहीं कोई सुन रहा है, इट्स फाइन। मैं कितने लोगों को बदलूंगी? आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू फाइंड द वेज फॉर माई सेल्फ। पर अब तो दिव्या की बात सुनी जाएगी ना? आई गेस सो, मतलब आई एम वेरी होपफुल, सो मे बी। पर दिव्या तो एक अब दिव्या ज्योति बिजलान हो चुकी है। ऐसी कोई भविष्य की योजना है जिसमें हम आप देख सकते हैं कि हाँ दिव्या ज्योति बिजलान है? हाँ, डेफिनेटली। अभी टर्की में COP31 जो है वो होगा। इट वाज डिसाइडेड बाय द COP30 प्रेसिडेंसी। तो मेरा उसमें उसको लेकर के मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं एक स्ट्रेटेजिक फंड की जो है वो डिमांड करूं फॉर माई माउंटेन कम्युनिटीज़। कि माउंटेन कम्युनिटीज़ के लिए एक स्ट्रेटेजिक फंड बनाया जाए, ताकि जब धराली कोई भी ऐसी आपदा आती है तो अगर उन लोगों को डायरेक्ट क्या बोलते हैं ऐसा फंड मिले विच विल वर्क ऑन देयर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, ताकि उन्हें भटकना ना पड़े कि कहाँ जाएं क्या करें। देयर शुड बी वेरी स्ट्रेटेजिक फंड, एंड उस स्ट्रेटेजिक फंड के जो राइट्स एंड रूल्स हों, दे आर वेरी कन्फाइंड टू दीज कम्युनिटीज़ ओनली जो वल्नरेबल हैं टू एनी काइंड ऑफ अ डिजास्टर।
तो भविष्य में आई एम वेरी होपफुल, आई एम टारगेटिंग, आई एम इन डिस्कशन विद द पीपल वर्ल्ड वाइड दैट हाउ आई कैन स्ट्रेंथन माई दिस नेगोशिएशन एट द UN लेवल, एट द COP लेवल, that there should be a strategic fund for the vulnerable mountain communities. So yeah, this is my agenda. If someone will ask me now, what is your agenda in life? I don't make agendas for 5 year and 10 year. I don't believe in that. I tell my father, मैं पापा को बार बार कहती हूँ, मैं I don't believe in 5 minutes. After 1 second I don't believe I'm here or not. The world is very uncertain. तो वो हंसते हैं, बोलते क्यों ऐसी बात करती है? मैंने कहा मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि आप 10 से 20 साल की बात करो, आप बात करो आज की, और ऐसी बात करो जो अभी आप लागू कर सको। तो मैं वही बोलूँगी, अभी मेरा जो एक हार्टली जो एजेंडा है, दैट आई वांट टू ब्रिंग अ स्ट्रेटेजिक फंड फॉर द माउंटेन कम्युनिटीज़ एट ग्लोबल लेवल। सो आई डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की स्टेप बाय स्टेप वन कॉप शुड बी देयर, जिस कॉप में ये बात मानी जाए कि या माउंटेन कम्युनिटीज मैटर इवन इन स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट ऑफ डिसीजन वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब दिव्या ज्योति ने मान लिया कि आपदा तो हिमालय में आएगी। आपदा is nothing to, आपदा has nothing to do with any kind of geography और vulnerability। क्या होता है, आपदा जब आती है ना तो डिफरेंट जियोलॉजिस्ट विल सिट, डिफरेंट क्या बोलते हैं पीपल, साइंटिस्ट विल सिट। इसके रीजंस बहुत कुछ हो सकते हैं। देयर माइट बी सम ग्लेशियल बर्स्ट एट द अब ऐसा नहीं है कि आपदा इस बार आ रही है तो हम बहुत बोलेंगे। हाँ, पैटर्न्स चेंज हुए हैं। जैसे इस बार बारिश थी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। अभी इट्स विंटर, वी कांट फील इट्स विंटर ना, बिकॉज अभी भी आपको हल्की सी गर्मी लग रही है। सारे भालू बाहर आ गए हैं बिकॉज उनको ठंड लगी, दे आर फीलिंग वेरी ह्यूमिड इनसाइड देयर केव्स, सो दे आर रनिंग आउट बिकॉज दिस इज द क्लाइमेट चेंज। तो आपदा डेफिनेटली आएगी, लेकिन हमें कर्ब करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलते चलते हमारे दर्शक एक बार फिर से दिव्य ज्योति से सुनना चाहते हैं कि कोई खास संदेश हो जिसको आप हमारे दर्शकों को देना चाहती है। हाँ, डेफिनेटली मैं दर्शकों को भी, और मतलब मैं सबसे काइंड ऑफ ये अपील करना चाहूँगी कि ये पर्यावरण, ये प्रकृति, ये हमारी है, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, जो मर्जी करना है करो। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बट इट इज़ द आम जनमानस जो सफ़र करेगा। तो हम अपने सिविक सेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें डेफिनेटली। मतलब हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी है। व्हाट इज़ अवर राइट्स, मतलब मैं तो, मेरा बस चले ना तो मैं लोगों को पहले जागरूक करूं कि आपके राइट्स क्या हैं, आप उनके बारे में सुनो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप एक इंटेलिजेंट के साथ, मतलब यू कांट डू मेस विद देम, क्योंकि उन्हें पता है कि हम मेरे में व्हाट आर माय राइट्स, यू कांट कर्ब माय राइट्स। तो मेरा बस चले मैं तो अपने पूरे समुदाय को पहले बताऊं कि व्हाट आर योर राइट्स, ताकि कोई आपको धोखा ना दे सके। सो मैं यही अपील करूंगी कि प्लीज़, आजकल ज्ञान हर जगह है, आप ज्ञान लीजिए, व्हाट आर योर राइट्स, डोंट गो फॉर मनी, डोंट गो फॉर ऑल ऑफ दिस। ये प्रकृति, ये संरक्षण किसी भी चीज़ से इम्पॉर्टेंट इसका संरक्षण है। बिकॉज हम तो नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप, मेरे फादर अगर आज से 50 साल बाद नहीं हैं, कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे आज से 20 से 50 साल बाद ऑक्सीजन खरीदें और फिर उसको सांस लें। नहीं लोगे तो आप मर जाओगे। दिस इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी। तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस, वी आर इन अ इमरजेंसी। मतलब आई थिंक सबको ही समझ आ रहा है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी पूरे दुनिया भर में लागू होने वाली है। सो हमें खुद अपने आप में जानकार होना है, हमें जागरूकता लेकर के आनी है, एंड वी नीड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, द पॉलिसी मेकर्स, कि आप हमारे हित में पॉलिसी बनाइए, आप अपने हित में पॉलिसी मत बनाइए। और जब आप जागरूक है ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपका बेवकूफ़ बना सकता है। क्या बात है। तो दिव्या ज्योति का कहना यह है कि खुद में ही हमको जागरूक होना है, प्रकृति के अनुसार हमको रहना है और प्रकृति में ही हमको रहना है। तो बहुत बहुत दिव्या ज्योति बिजलान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, और आपने जो भारत की तरफ से दुनिया के इस बड़े मंच पे प्रतिनिधित्व किया है, वहाँ भी आपने हिमालय कम्युनिटी की बात की, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। आज हमने बात की है दिव्या ज्योति बिजलान से, जिन्होंने कॉप में हिमालय कम्युनिटी की बात को मजबूती से रखा है। ऐसे ही किसी और शख्सियत से दोबारा आपको रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।